चितकबरे घोड़े। काउंट के पीछे पीछे चलते हुए बैरन ने उसे कक्षों की एक लंबी श्रृंखला से होकर ले जाया, जिनमें उबाऊ दिखावा और महंगे किंतु निकृष्ट स्वाद की भरमार थी। और अंततः वे मैडम डांगलार के बुधवार तक पहुंचे। एक छोटा अष्टकोणीय कक्ष जो लाल सैटिन से ढका था और भारतीय मलमल से सुसज्जित था। कुर्सियां प्राचीन सुनहरी लकड़ी की थीं और पुराने कपड़ों से मढ़ी हुई थीं। द्वारों के ऊपर बूशे की शैली में चरवाहों और चरवाहिनों के चित्र थे। अंडाकार फ्रेमों में सजी दो सुंदर पेस्टल चित्रकृतियां शेष सज्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करती हुई इस छोटे से कक्ष को पूरे घर में एकमात्र ऐसा स्थान बनाती थीं जिसमें कुछ व्यक्तिगत विशेषता थी। वास्तव में यह सामान्य योजना में सम्मिलित नहीं था, जिस पर डांगलार और उसके वास्तुकार, जो साम्राज्य काल में अपने पेशे के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित सदस्यों में से एक था, सहमत हुए थे। इसलिए इसे सजाने का कार्य केवल बैरोनेस और लुसियाओं देब्रे ने किया था। डांगलार, जो डायरेक्टोयर की व्याख्या के अनुसार प्राचीनता का बड़ा प्रशंसक था, इस मनोहर छोटे से कक्ष के प्रति केवल उपेक्षा ही रखता था। और वैसे भी उसे इसमें प्रायः तभी प्रवेश की अनुमति मिलती थी जब वह अपने साथ किसी को लाता, ताकि उसकी उपस्थिति को उचित ठहराया जा सके। इस प्रकार वास्तव में आगंतुकों का परिचय डांगलार नहीं कराता था, बल्कि स्वयं वह ही परिचित कराया जाता था। और उसका स्वागत अच्छा या बुरा इस पर निर्भर करता था कि आगंतुक का चेहरा बैरोनेस को कितना प्रिय या अप्रिय लगता था। मैडम डांगलार, जिन्हें 36 वर्ष की आयु के बावजूद अब भी सुंदर कहा जा सकता था, पियानो पर बैठी थीं, जो कारीगरी की दृष्टि से एक छोटा सा उत्कृष्ट नमूना था, जबकि लुसियाओं देब्राई कढ़ाई की मेज के पास बैठा एक एल्बम के पन्ने पलट रहा था। उनके आने से पहले लुसियाओं को बैरोनेस को काउंट के विषय में कई बातें बताने का समय मिल चुका था। पाठक जानता है कि अल्बेयर के अतिथियों पर भोजन के समय मोंते क्रिस्तो ने कैसा प्रभाव डाला था। यद्यपि देब्राई ऐसे प्रभावों के प्रति सहज नहीं था, फिर भी यह प्रभाव अब तक मिटा नहीं था और बैरोनेस को दिए गए विवरणों में स्पष्ट झलक रहा था। मैडम डांगलार की जिज्ञासा, जो पहले ही मोरसेफ से मिली जानकारियों से जागृत हो चुकी थी और अब लुसियाम की बातों से और भी बढ़ गई थी, अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। पियानो और एल्बम वाला यह दृश्य उन छोटे छोटे सामाजिक उपायों में से एक था जिनसे अपनी तैयारी को छिपाया जाता है। और बैरोनेस ने डांगलार का स्वागत मुस्कान से किया, जो उसके स्वभाव में असामान्य थी। जहां तक काउंट का प्रश्न है, उसके प्रणाम के उत्तर में उसे एक गंभीर किंतु सौम्य नमन मिला, जबकि लुसियाओं ने सिर हिलाकर अभिवादन किया, उनकी संक्षिप्त पहचान को स्वीकार करते हुए। और डांगलार का अभिवादन अधिक आत्मीय ढंग से किया। बैरोनेस, डांगलार ने कहा, मुझे काउंट मोंते क्रिस्तो से आपका परिचय कराने की अनुमति दीजिए, जिनकी मेरे रोम स्थित व्यावसायिक सहयोगियों ने मुझे अत्यंत अनुशंसा की है। उनके विषय में मैं केवल एक ही बात कहूंगा, पर वह ऐसी है जो उन्हें हमारी सभी सुंदर स्त्रियों का प्रिय बना देगी। वह पेरिस आए हैं, यहां 1 वर्ष ठहरने के इरादे से, और उस अवधि में 6 मिलियन फ्रांक व्यय करने के लिए। अतः हम नृत्य सभाओं, भोजों और उत्सवों की एक श्रृंखला की अपेक्षा कर सकते हैं, जिनमें मुझे आशा है कि काउंट हमें नहीं भूलेंगे, जैसे कि हम उन्हें अपने साधारण मनोरंजनों में नहीं भूलेंगे। इस परिचय में चापलूसी काफी स्थूल थी, किंतु पेरिस में किसी व्यक्ति का एक ही वर्ष में राजकुमार सी संपत्ति खर्च करने के इरादे से आना इतना दुर्लभ है कि मैडम डांगलार ने काउंट की ओर ऐसी दृष्टि डाली जिसमें रुचि का अभाव नहीं था। आप कब पहुंचे? उसने पूछा। कल, काउंट ने उत्तर दिया। और जैसा कि मुझे बताया गया है, आप धरती के छोर से आए हैं। इस बार तो बहुत साधारण रूप से, कादीज से, काउंट ने कहा। आपने हमें बहुत बुरे मौसम में पाया है। गर्मियों में पेरिस अत्यंत नीरस होता है। न नृत्य सभाएं, न जमघट, न उत्सव। इतालवी ओपेरा लंदन में है, फ्रांसीसी ओपेरा हर जगह है सिवाय पेरिस के, और थिएटर फ्रांसे, मुझे लगता है आप जानते ही होंगे, अब कहीं भी नहीं है।
इसलिए हमें मनोरंजन के लिए केवल शांत मार्स और सातोरी में होने वाली कुछ दयनीय दौड़ें ही मिलती हैं। क्या आप अपने घोड़ों को दौड़ में उतारेंगे? मैं वह सब करूंगा, काउंट ने कहा, जो पेरिस में किया जाता है। यदि मुझे इतना सौभाग्य मिले कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मुझे देश की प्रथाओं के विषय में विश्वसनीय जानकारी दे सके। क्या आपको घोड़े पसंद हैं? मैंने अपने जीवन का कुछ भाग पूर्व में बिताया है, काउंट ने कहा, और जैसा कि आप जानती हैं, पूर्ववासी संसार में केवल दो ही बातों को मूल्य देते हैं: घोड़ों की श्रेष्ठता और स्त्रियों की सुंदरता। प्रिय काउंट, बैरोनेस ने कहा, आप स्त्रियों को पहले रख सकते थे। आप देख रही हैं, काउंट ने उत्तर दिया, मैंने अभी अभी सही कहा था कि मुझे देश की रीति नीतियों में मार्गदर्शन देने वाले एक शिक्षक की आवश्यकता है। इसी समय मैडम डांगलार की प्रिय दासी भीतर आई, अपनी स्वामिनी के पास गई और उसके कान में कुछ शब्द कहे। बैरोनेस का चेहरा पीला पड़ गया। असंभव, वह बोल उठी। फिर भी यह शुद्ध सत्य है, दासी ने उत्तर दिया। मैडम डांगलार अपने पति की ओर मुड़ी। क्या यह सच है? क्या मैडम? डांगलार ने स्पष्ट असहजता के साथ पूछा। जो इस लड़की ने अभी मुझे बताया है। और वह क्या है? वह कहती है कि जब मेरा कोचवान मेरे घोड़ों को जुटवाने गया तो वे अस्तबल में नहीं थे। मैं आपसे पूछती हूँ, इसका क्या अर्थ हो सकता है? मैडम, डांगलार ने कहा, कृपया मेरी बात सुनिए। ओह, मैं सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे यह जानने की जिज्ञासा है कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। मैं इन सज्जनों को हमारे बीच निर्णय करने दूंगी और पहले उन्हें स्थिति समझाऊंगी। सज्जनों, उसने उनकी ओर मुड़ते हुए कहा, बैरन डांगलार के अस्तबल में 10 घोड़े हैं। इन 10 में से 2 मेरे थे। अद्भुत प्राणी, पेरिस के सबसे सुंदर घोड़े। आप उन्हें जानते हैं देब्रे, मेरे चितकबरे दूसर। तो हुआ यह कि ठीक उसी समय जब मैडम त्विलफोर मेरी बग्घी उधार लेने वाली थी, जिसका वचन मैंने उन्हें दिया था ताकि वे कल उसमें बोआ जा सके, वे दोनों घोड़े अचानक गायब हो गए। मैं मानती हूँ कि डांगलार ने कुछ हजार फ्रॉक कमाने का अवसर देखा और उन्हें बेच दिया। हे ईश्वर, ये सट्टेबाज कितनी नीच जाति के होते हैं। मैडम, डांगलार ने उत्तर दिया, वे घोड़े बहुत उग्र थे। वे मुश्किल से 4 वर्ष के थे और मुझे आपकी सुरक्षा की निरंतर चिंता रहती थी। तो, बैरोनेस ने कहा, आप भली भांति जानते हैं कि पिछले 1 महीने से मेरे पास पेरिस का सर्वश्रेष्ठ कोचवान है, जब तक कि निस्संदेह आपने उसे भी घोड़ों के साथ बेच न दिया हो। मेरी प्रिय मित्र, मैं आपके लिए बिल्कुल वैसे ही, बल्कि यदि संभव हो तो उनसे भी बेहतर एक जोड़ी ढूंढ दूंगा। पर इस बार वे सौम्य और शांत होंगे और मुझे आपके लिए इतना चिंतित नहीं करेंगे। बैरोनेस ने गहन तिरस्कार के भाव से कंधे उचका दिए। डांगलार ने इस कम से कम दाम्पत्य सुलभ व्यवहार पर ध्यान न देते हुए मोंते क्रिस्तो की ओर मुड़कर कहा, सच कहूं तो मुझे खेद है कि हम पहले नहीं मिले। क्या आप अपना घर सजा रहे हैं? हाँ, काउंट ने कहा। तो मुझे वे घोड़े आपको ही देने चाहिए थे। विश्वास कीजिए, मैंने उन्हें लगभग बिना मूल्य के दे दिया। पर जैसा मैंने कहा, मैं उनसे छुटकारा पाना चाहता था। वे एक युवा व्यक्ति के घोड़े हैं। धन्यवाद, काउंट ने कहा। पर मैंने आज सुबह कुछ ऐसे घोड़े खरीदे हैं जो उपयोगी हैं और अधिक महंगे नहीं। आइए, देब्रे, आप तो पारखी हैं। मुझे लगता है, जरूर देखिए। जब देब्रे खिड़की की ओर गया, डांगलार अपनी पत्नी के पास पहुंचा। तुम कभी अनुमान नहीं लगा पाओगी, उसने उसके कान में फुसफुसाया। कोई आया और घोड़ों के लिए हास्यास्पद मूल्य की पेशकश कर दी। मुझे नहीं पता वह कौन सा पागल है जो आज सुबह अपने प्रबंधक को मेरे पास भेजकर स्वयं को बर्बाद करने पर तुला है। पर तथ्य ये है कि इस सौदे में मुझे 16,000 फ्रांक मिले।
इसीलिए रूठो मत। मैं तुम्हें 4,000 दूँगा और 2 यूजनी को। मैडम डांगलार ने उसे जला देने वाली दृष्टि से देखा। अरे भगवान! देबराय चिल्ला उठा। क्या हुआ? बैरोनेस ने पूछा। यदि मैं भ्रम में नहीं हूं, तो वे आपके ही घोड़े हैं, आपके अपने, जो काउंट की बग्घी से जुते हुए हैं। मेरे चितकबरे धूसर! मैडम डांगलार खिड़की की ओर दौड़ते हुए चिल्लाएं। हाँ, निस्संदेह! डांगलार स्तब्ध रह गया। क्या यह संभव है? मोंते क्रिस्तो ने विस्मय का अभिनय करते हुए कहा। अविश्वसनीय! बैंकर ने बुदबुदाया। बैरोनेस ने देबराई से कुछ फुसफुसाया, जो मोंते क्रिस्तो के पास आया। बैरोनेस जानना चाहती हैं कि उनके पति ने वह जोड़ी आपको कितने में बेची। मुझे वास्तव में नहीं पता, काउंट ने कहा। मेरे प्रबंधक ने इसे मेरे लिए एक आश्चर्य के रूप में किया, जिसकी कीमत मुझे, मेरा विश्वास है, 30,000 फ्रांक पड़ी। देब्राय ने यह उत्तर बैरोनेस तक पहुंचा दिया। डांगलार इतना पीला और विचलित हो गया कि काउंट ने उसे ढांढस देने का नाटक किया। देखिए, स्त्रियां कितनी कृतज्ञ होती हैं, उसने कहा। आपने उनकी सुरक्षा के लिए जो विचार किया, उससे बैरोनेस तनिक भी प्रभावित नहीं है। वास्तव में शब्द कृतज्ञ नहीं, उन्मत्त है। फिर आप क्या अपेक्षा करते हैं? उन्हें सदा वही प्रिय होता है जो उनके लिए हानिकारक है। इसलिए मेरे प्रिय बैरन, मेरा विश्वास कीजिए, सबसे सरल उपाय यही है कि उन्हें उनकी राह पर छोड़ दिया जाए। तब यदि वे स्वयं को तोड़ लें, तो दोष भी उन्हीं का होगा। डांगलार ने उत्तर नहीं दिया। उसे क्षितिज पर एक विनाशकारी झगड़े की आहट दिखाई देने लगी थी। बैरोनेस की भौं पहले ही उठ चुकी थी और ओलंपियाई जुपिटर की भांति वह तूफान का संकेत दे रही थी। पहली गर्जना सुनते ही देबराय ने कोई बहाना बनाया और चला गया। मोंते क्रिस्तो अधिक देर ठहरकर जिस स्थिति को वह प्राप्त करना चाहता था, उसे संकट में नहीं डालना चाहता था। मैडम डांगलार को प्रणाम कर विदा हो गया और बैरन को उसकी पत्नी के क्रोध के हवाले छोड़ दिया। बहुत अच्छा, वह जाते जाते सोचने लगा। मैंने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। अब इस घर के घरेलू सुख चैन को मैं अपनी मुट्ठी में रखता हूं और साथ साथ बैरन तथा उसकी पत्नी दोनों के हृदय जीतने वाला हूं। कितना सौभाग्य! पर इस बीच उसने जोड़ा, मुझे अभी तक यूजनी डांगलार से परिचय नहीं कराया गया है, जिनसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती। तथापि उसने अपनी विशिष्ट हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हम पेरिस में हैं और हमारे पास बहुत समय है। यह प्रतीक्षा कर सकता है। यह सोचकर वह अपनी बग्घी में चढ़ा और घर लौट आया। 2 घंटे बाद मैडम डांगलार को मोंते क्रिस्तो की ओर से एक मनोहर पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उसने लिखा था कि वह पेरिसी समाज में अपना प्रवेश किसी सुंदर स्त्री को दुहेखी करके नहीं करना चाहता और इसलिए वह विनती करता है कि वह अपने घोड़ों को स्वीकार कर लें। वे उसी साज सज्जा में लौटाए गए थे, जैसी उन्हें उस सुबह पहनाई गई थी। केवल इतना अंतर था कि काउंट ने उनके कानों पर लगे प्रत्येक रोसेट के मध्य एक एक हीरा जड़वा दिया था। डांगलार को भी एक पत्र मिला। उसमें काउंट ने उससे अनुमति मांगी थी कि वह इस करोड़पति की सनक को बैरोनेस तक पहुंचा दे और उस पूर्वी भाव भंगिमा के लिए क्षमा करने का अनुरोध किया था, जो उनकी वापसी के साथ जुड़ी थी। उसी संध्या मोंते क्रिस्तो अली के साथ ओतैया के लिए रवाना हुआ। अगले दिन लगभग 3 बजे घंटी की आवाज से अली को बुलाया गया। वह काउंट के अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया। अली, तुमने मुझे कई बार अपनी फंदा फेंकने की दक्षता के बारे में बताया है। अली ने सिर हिलाया और गर्व से पूरी ऊंचाई तक तन गया। अच्छा, क्या फंदे से तुम एक सांड को गिरा सकते हो? अली ने सिर हिलाया। एक बाघ को? अली ने फिर सिर हिलाया। एक शेर को? अली ने फंदा फेंकने वाले मनुष्य की गति का अभिनय किया और गला घोंटे जाने जैसी दहाड़ निकाली। हाँ, मैं समझ गया।
मोंते क्रिस्तो ने कहा। क्या तुमने कभी शेर का शिकार किया है? अली ने गर्व से सिर हिलाया। पर क्या तुम दो घोड़ों को दौड़ते दौड़ते रोक सकते हो? अली मुस्कुराया। अच्छा, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। थोड़ी ही देर में एक बग्घी गुजरेगी जो दो चितकबरे धूसर घोड़ों से जुटी होगी, वही जिन्हें मेरे पास कल रखा गया था। कुचले जाने का जोखिम उठाकर भी तुम्हें उस बग्घी को मेरे द्वार के सामने रोकना होगा। अली सड़क पर उतरा और पत्थरों पर एक रेखा खींची। फिर वह लौटकर काउंट को वह रेखा दिखाने आया जो उसे देख रहा था। काउंट ने उसके कंधे पर हल्की सी थपकी दी। यह धन्यवाद प्रकट करने का उसका ढंग था। इसके बाद नूबियाई घर और सड़क के बीच कोने के पत्थर पर बैठकर अपना चिबूक पीने लगा, जबकि मोंते क्रिस्तो ने इस विषय पर और ध्यान नहीं दिया। फिर भी लगभग 5 बजे, जो वह समय था जब काउंट को बग्घी के आने की आशा थी, उसमें कुछ लगभग अगोचर अधीरता के संकेत दिखाई देने लगे। वह सड़क की ओर खुलने वाले एक कमरे में टहलने लगा, समय समय पर कान लगाता और कभी कभी खिड़की तक जाता, जहां से वह अली को देख सकता था, जो पूर्ण नियमितता से धुएं के छल्ले छोड़ रहा था, जिससे स्पष्ट था कि वह चिबूक पीने के महत्वपूर्ण कार्य में पूरी तरह डूबा हुआ है। अचानक दूर से गड़गड़ाहट सी आवाज आई, जो भीषण वेग से पास आती गई। फिर एक बरोश दिखाई दी, जिसे ऐसे घोड़े खींच रहे थे जिन्हें कोचवान व्यर्थ ही रोकने का प्रयास कर रहा था, जबकि वे उन्मत्त होकर आगे दौड़ते, उछलते और इधर उधर झपटते जा रहे थे। बरोश में एक युवा स्त्री थी जो 7-8 वर्ष के एक बच्चे को इस हद तक आतंक में जकड़े हुए थी कि उसके पास चीखने की शक्ति भी नहीं बची थी। पहिए के नीचे आ गया कोई पत्थर या किसी पेड़ की शाखा ही उस गाड़ी को चूर चूर करने के लिए पर्याप्त होती। वह पहले ही सड़क के बीचों बीच दौड़ती हुई बिखरती जा रही थी, और जैसे जैसे वह पास आती, दर्शकों की भयभीत पुकारें सुनाई दे रही थीं। तभी अली ने अपना चिबूक रख दिया, जेब से फंदा निकाला, उसे फेंका और बाएं घोड़े के अगले पैरों पर उसे 3 बार लपेट दिया। झटके से वह 3-4 गज तक घसीटा गया, पर इन कुछ गजों के बाद फंदे में फंसा घोड़ा गिर पड़ा और डंडे से टकराया, जिसे उसने तोड़ दिया, और इस प्रकार अपने साथी के आगे दौड़ते रहने के प्रयास को निष्फल कर दिया। कोचवान ने इस क्षणिक विराम का लाभ उठाकर अपनी सीट से छलांग लगा दी, पर अली पहले ही दूसरे घोड़े की नासिकाएं अपने लोहे से हाथों में जकड़ चुका था, और वह पशु पीड़ा में हिन हिनाते हुए कांपता सा अपने साथी के पास धरती पर ढह गया। यह सब उतने ही समय में घटित हुआ जितने में एक गोली अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। फिर भी यह अंतराल इतना था कि उस घर से जिसके सामने दुर्घटना हुई, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ बाहर आया। उसके पीछे कई सेवक भी थे। जैसे ही कोचवान ने गाड़ी का द्वार खोला, उस व्यक्ति ने स्त्री को बाहर निकाला, जिसका एक हाथ सीट की गद्दी को पकड़े था और दूसरा अपने पुत्र को, जो भय से मूर्छित था। मोंते क्रिस्तो दोनों को उठाकर बैठक कक्ष में ले गया और सोफे पर बैठाते हुए बोला, डरिए मत, आप सुरक्षित हैं। स्त्री को होश आया और उत्तर में उसने अपने पुत्र की ओर संकेत किया, ऐसी दृष्टि के साथ जो किसी भी विनती से अधिक अर्थपूर्ण थी। बालक अब भी अचेत था। मैं आपको समझता हूं, काउंट ने बच्चे की जांच करते हुए कहा, पर निश्चिंत रहिए, उसे कोई चोट नहीं लगी है। केवल भय ने ही उसे इस दशा में डाल दिया है। ओह! मां चिल्लाई। शायद आप मुझे ढाढ़स देने के लिए ऐसा कह रहे हैं। देखिए, वह कितना पीला है। एडवार, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, अपनी मां को उत्तर दो। कृपा करके किसी वैद्य को बुलाइए। जो मेरे पुत्र को बचाएगा, उसे मेरी सारी संपत्ति। मोंते क्रिस्तो ने उसे शांत करने के लिए आश्वस्ति का संकेत किया और एक संदूक खोलकर बोहेमिया कांच की स्वर्ण जड़ित एक शीशी निकाली। उसमें रक्त लाल द्रव था। उसकी एक ही बूंद उसने बच्चे के होंठों पर रखी। यद्यपि बालक अब भी पीला था, उसने तुरंत आंखें खोल दी।
ये देखकर माँ लगभग आनंद से उन्मत्त हो उठी। मैं कहाँ हूँ? वह पुकार उठी। इतने भयानक संकट के बाद ऐसी प्रसन्नता के लिए मैं किसकी ऋणी हूँ? आप ऐसे व्यक्ति के घर में हैं, काउंट ने उत्तर दिया, जिसे आपका दुख दूर कर पाने से अधिक प्रसन्नता और कुछ नहीं हो सकती। अभिशप्त जिज्ञासा, स्त्री ने कहा। सारा पेरिस मैडम डांगलार के उन शानदार घोड़ों की चर्चा कर रहा था, और मैं इतनी मूर्ख थी कि उन्हें आजमाने की इच्छा कर बैठी। क्या? काउंट ने विस्मय का सुंदर अभिनय करते हुए कहा। क्या वे बैरोनेस के घोड़े थे? हाँ। क्या आप उन्हें जानती हैं? मैडम डांगलार? हाँ, मुझे वह सम्मान प्राप्त हुआ है, और आपको इन घोड़ों से उत्पन्न संकट से सुरक्षित देखकर मुझे और भी प्रसन्नता है, क्योंकि आप इसका दोष मुझे भी दे सकती थीं। मैंने उन्हें कल बैरन से खरीदा था, पर बैरोनेस को उनके खोने का इतना खेद हुआ कि मैंने उसी दिन उन्हें वापस भेज दिया और उनसे विनती की कि वे उन्हें मेरी ओर से उपहार के रूप में स्वीकार कर लें। तो इसका अर्थ ये है कि आप वही काउंट मोंते क्रिस्तो हैं जिनके बारे में हरमीन ने कल मुझसे इतना कहा था? हाँ, काउंट ने कहा। और मैं काउंट एलोइस द विल्फोर हूँ। काउंट ने ऐसे प्रणाम किया मानो उसने कोई ऐसा नाम सुना हो जो उसके लिए पूर्णतः अपरिचित हो। ओह! विल्फोर आपके प्रति कितने कृतज्ञ होंगे, एलोइस आगे बोली। वह आपको हम दोनों का जीवन देनदार है। आपने उसे उसकी पत्नी और उसका पुत्र लौटा दिया है। निश्चय ही आपके उदार हृदय वाले सेवक के बिना यह प्रिय बालक और मैं दोनों मारे गए होते। हाय! आज भी उस संकट का विचार कर मैं कांप उठता हूँ, काउंट ने कहा। मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे उस व्यक्ति को उसके दृढ़ साहस के लिए उपयुक्त पुरस्कार देने की अनुमति देंगी। कृपया मैडम, मोंते क्रिस्तो ने कहा। मेरे लिए अली को न तो प्रशंसा से बिगाड़िए और न ही उपहारों से। मैं नहीं चाहता कि वह बुरी आदतें सीखे। अली मेरा दास है। आपके प्राणों की रक्षा करते समय वह केवल मेरी सेवा कर रहा था, और यही उसका कर्तव्य है। पर उसने अपना जीवन जोखिम में डाला, एलोइस्ट विल्फोर ने कहा, काउंट के प्रभुत्वपूर्ण स्वर से अत्यंत प्रभावित होकर। वह जीवन उसका मेरे प्रति ऋणी है, काउंट ने उत्तर दिया। मैंने उसे बचाया था, इसलिए वह मेरा है। एलोइस्ट विल्फोर ने कुछ नहीं कहा। संभव है वह उस व्यक्ति के विषय में विचार कर रही हो जिसने ऐसा प्रबल प्रथम प्रभाव डाला था। क्षणिक मौन में काउंट को उस बालक को देखने का अवसर मिला जिसे मां चुंबनों से ढक रही थी। वह छोटा और दुबला था। उसकी त्वचा की श्वेतता लाल बालों वालों में अधिक सामान्य होती है, किंतु उसके उभरे हुए माथे पर काले बालों का एक अव्यवस्थित जंगल छाया हुआ था, और उसके चेहरे के दोनों ओर कंधों तक गिरते हुए उसकी आंखों से झलकती किशोर चालाकी और दुष्टता की चमक को दुगुना कर रहा था। उसका चौड़ा मुंह और पतले होंठ अब भी अभी अपना रंग लौटा रहे थे। इस 8 वर्ष के बालक की आकृतियां कम से कम 12 वर्ष के बच्चे जैसी थीं। उसकी पहली हरकत यह थी कि वह झटके से अपनी मां की बाहों से मुक्त हुआ और उस संदूक के पास गया जिससे काउंट ने अमृत की शीशी निकाली थी। उसने तुरंत उसे खोल लिया और बिना अनुमति मांगे, मानो ऐसा बच्चा हो जिसकी हर इच्छा पूरी होती आई हो, बोतलों के ढक्कन उतारने लगा। ऐसा मत करो मेरे युवा मित्र, काउंट ने तीखे स्वर में कहा। उनमें से कुछ द्रव खतरनाक हैं, केवल पीने में ही नहीं बल्कि उनकी गंध लेने में भी। एलोइस द विल्फोर पीली पड़ गई और अपने पुत्र की बांह पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। किंतु काउंट ने देखा कि भय से मुक्त होते ही उसने संदूक की ओर एक क्षणिक किंतु अर्थपूर्ण दृष्टि डाली। उसी समय अली भीतर आया। एलोइस्ट विल्फोर ने प्रसन्नता का संकेत किया और अपने पुत्र को और पास खींच लिया। एडवार, उसने कहा, इस अच्छे सेवक को देखो। ये बहुत साहसी है, क्योंकि इसने अपना जीवन जोखिम में डालकर
उन घोड़ों को रोका जो हमें और बग्घी को लेकर बेकाबू दौड़ रहे थे और जो टकराने ही वाली थी। इसलिए इसे धन्यवाद दो, क्योंकि संभावना है कि इसके बिना हम दोनों इस समय मरे होते। बालक ने होंठ सिकोड़े और उपेक्षा से मुंह फेर लिया। यह बहुत बदसूरत है, उसने कहा। काउंट मुस्कुराया, मानो बच्चे ने ठीक वही किया हो जिसकी वह अपेक्षा कर रहा था। जहां तक एलोइस विल्फोर का संबंध है, उसने अपने पुत्र को ऐसी मर्यादित फटकार लगाई जो निश्चय ही जहां जाग रूसों को संतुष्ट न करती। यदि छोटे एडवार का नाम एमिल होता। अब देखो, काउंट ने अली से अरबी में कहा, इस महिला ने अपने पुत्र से तुम्हें उनके दोनों प्राण बचाने के लिए धन्यवाद देने को कहा, और बालक ने उत्तर दिया कि तुम बहुत बदसूरत हो। एक क्षण के लिए अली का बुद्धिमान सिर दूसरी ओर मुड़ गया और वह शून्य दृष्टि से बालक को देखने लगा। पर उसकी नासिका का हल्का सा कंपन मोंते क्रिस्तो को बता गया कि अरब को प्राणघातक आघात लगा है। मुझे बताइए, एलोइस विल्फोर ने उठते हुए कहा, क्या यह घर आपका सामान्य निवास है? नहीं, काउंट ने उत्तर दिया। यह एक प्रकार का अस्थायी निवास है जिसे मैंने खरीदा है। मैं शांज एलिजे के एवेन्यू में संख्या 30 पर रहता हूँ। किंतु मैं देख रहा हूँ कि आप पूर्णतः संभल चुकी हैं और जाना चाहती हैं। मैंने इन्हीं घोड़ों को अपनी गाड़ी में जुटवाने का आदेश दे दिया है। यह बदसूरत लड़का अली, उसने बालक की ओर मुस्कुराते हुए कहा, आपको घर पहुंचाने का सम्मान पाएगा, जबकि आपका कोचवान यहां रहकर आपकी बरोश की मरम्मत की व्यवस्था करेगा। जैसे ही आवश्यक काम हो जाएगा, मेरी अपनी टीमों में से एक उसे मैडम डांगलार के पास पहुंचा देगी। पर मैं उन्हीं घोड़ों के साथ चलने का साहस कभी नहीं करूंगी, एलोइस दु विल्फोर ने कहा। ओह, प्रतीक्षा कीजिए, मोंते क्रिस्तो ने कहा। अली के हाथों में वे मेमनों की जोड़ी जितने सौम्य हो जाएंगे। वास्तव में अली घोड़ों के पास जा चुका था, जिन्हें बड़ी कठिनाई से फिर से खड़ा किया गया था। उसके हाथ में सुगंधित सिरके में भीगा एक छोटा स्पंज था, जिससे उसने पसीने और झाग से ढके घोड़ों की नासिकाएं और कनपटियां मल दीं। लगभग तुरंत ही वे जोर से फूंफकारने लगे और कुछ क्षणों के लिए उनके सभी अंग कांप उठे। फिर उस घर के बाहर सड़क पर, जहां टूटी हुई बग्घी के अवशेष और घटित घटना की अफवाह ने बड़ी भीड़ इकट्ठी कर दी थी, अली ने घोड़ों को काउंट की कूपे में जोता, लगाम थामी, डिब्बे पर चढ़ा और उपस्थित लोगों के महान आश्चर्य के बीच, जिन्होंने इन्हीं घोड़ों को तूफान से उन्मत्त दौड़ते देखा था, उन्हें चलाने के लिए घोड़े का भरपूर उपयोग करने को विवश हुआ। तब भी इन प्रसिद्ध चितकबरे दूसरों से, जो अब स्तब्ध और जड़ से हो गए थे, वह केवल इतनी सुस्त और अनिश्चित चाल ही प्राप्त कर सका कि एलोइस विल्फोर को फॉबुर्ग सैन ऑनोर में अपने घर लौटने में लगभग 2 घंटे लग गए। जैसे ही वह पहुंची और अपने परिवार को आश्वस्त किया, उसने बैठकर तुरंत मैडम डांगलार को निम्नलिखित पत्र लिखा। प्रिय हरमीन, मैं और मेरा पुत्र, हम दोनों अभी अभी उसी काउंट मोंते क्रिस्तो द्वारा चमत्कारिक रूप से बचाए गए हैं, जिनके विषय में कल संध्या हमने इतनी चर्चा की थी, पर जिन्हें आज देखने की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कल तुमने उनके विषय में इतनी उत्साहपूर्ण बातें कही थीं कि मेरे दुर्बल मन को उपहास से रोकने के लिए मुझे पूरी शक्ति लगानी पड़ी। पर आज मैं पाती हूं कि तुम्हारा उत्साह उस व्यक्ति से कहीं कम था जिसने उसे प्रेरित किया। जब हम रान लाग पहुंचे तो तुम्हारे घोड़े मानो पागलपन से ग्रस्त होकर बेकाबू हो गए, और संभवतः मेरा गरीब एडवार और मैं सड़क के पहले ही पेड़ या पहले ही गांव के संकेत स्तंभ से टकराकर चूर चूर हो जाते। तभी एक अरब, एक नीग्रो, एक नूबियाई, संक्षेप में एक अश्वेत पुरुष, जो मुझे लगता है काउंट का ही एक सेवक था, काउंट के एक संकेत पर स्वयं कुचले जाने का जोखिम उठाकर उन घोड़ों को वहीं रोकने में सफल हुआ। सच कहूं तो यह एक चमत्कार ही है कि वह स्वयं मारा नहीं गया। काउंट दौड़ते हुए बाहर आए और हमें, एडवार और मुझे, अपने घर में उठाकर ले गए, जहां उन्होंने मेरे पुत्र को फिर से जीवन दिया। मैं उनके ही रथ में घर लौटी
तुम्हारी बग्घी तुम्हें कल वापस भेज दी जाएगी। दुर्घटना के बाद तुम्हारे घोड़े बहुत दुर्बल हो गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे स्तब्ध हो गए हों। कोई कह सकता है कि वे स्वयं को इस बात के लिए क्षमा नहीं कर पा रहे कि एक मनुष्य ने उन्हें वश में कर लिया। काउंट ने मुझसे तुमसे यह कहने को कहा है कि 2 दिन तक भूसे पर विश्राम और जौ के अतिरिक्त कोई आहार न देने से वे फिर उसी अवस्था में लौट आएंगे, अर्थात उतने ही भयानक जितने पहले थे। विदा, मैं तुम्हें इस सवारी के लिए धन्यवाद नहीं देती, फिर भी विचार करने पर तुम्हारे घोड़ों की चंचलता के लिए तुम्हें दोष देना मेरी कृतज्ञता होगी, क्योंकि उन्हीं के कारण मुझे काउंट मोंते क्रिस्टो से मिलने का अवसर मिला और उनके करोड़ों के अतिरिक्त यह विख्यात विदेशी मुझे इतना विचित्र और इतना रोचक रहस्य प्रतीत होता है कि मैं उसे किसी भी मूल्य पर समझने का निश्चय कर चुकी हूँ, चाहे इसके लिए तुम्हारे घोड़ों के साथ बोआ में एक और सवारी ही क्यों न करनी पड़े। एडवार्ड ने इस परीक्षा को असाधारण साहस के साथ सहा। वह मूर्छित हुआ, पर उससे पहले ना एक शब्द बोला और बाद में ना एक आंसू बहाया। तुम फिर कहोगी कि मैं मातृस्नेह से अंधी हूं, पर उस दुर्बल और कोमल छोटे से शरीर में एक लोहे जैसी दृढ़ इच्छा छिपी है। प्रिय वेलेंतिन, तुम्हारी प्रिय यूजिनी को हार्दिक शुभकामनाएं भेजती है। मैं तुम्हें पूरे हृदय से आलिंगन करती हूँ। एलोइस्ट व्हीलफॉर। पुनश्च ऐसा प्रबंध करो कि मैं तुम्हारे यहाँ काउंट मोंते क्रिस्टो से मिल सकूं। मैं निश्चयपूर्वक उन्हें फिर से देखना चाहती हूँ। किसी भी स्थिति में मैंने अब भी अभी व्हीलफॉर को उनसे भेंट करने के लिए सहमत कर लिया है। मुझे आशा है कि यह भेंट प्रत्युत्तर में लौट आई जाएगी। उसी संध्या ओतये की दुर्घटना हर बातचीत का विषय बन गई। अल्बेर ने इसका उल्लेख अपनी माता से किया, शातोरेनो ने जॉकी क्लब में और देब्रे ने मंत्री के सैलून में। यहाँ तक कि बोशा ने भी अपने पत्र में काउंट को श्रद्धांजलि देते हुए 20 पंक्तियों का समाचार प्रकाशित किया, जिसमें उस कुलीन विदेशी को कुलीन समाज की सभी स्त्रियों का नायक बताया गया। कई लोग मैडम द विलफोर के यहाँ अपने कार्ड छोड़ने गए ताकि उचित समय पर दूसरी भेंट कर सकें और इस विलक्षण घटना का विवरण स्वयं उनके मुख से सुन सकें। जहां तक विलफोर का संबंध है, जैसा कि एलोइज ने कहा था, उसने काला फ्रॉक कोट, श्वेत दस्ताने और अपनी सर्वोत्तम वर्दी धारण की। फिर अपने रथ में बैठा, जो उसी संध्या शांच एलिजे एवेन्यू के 30वें नंबर के द्वार पर आकर रुका।